नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में जो हुआ है उसका देश और प्रदेश में भारी राजनीतिक असर रहेगा। न केवल कांग्रेस और भाजपा के लिए उत्तराखंड के अर्थ गंभीर है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक कसौटियों में भी कई सोचने वाली बातें हैं। फिर जाहिर हुआ कि लीडरशिप की सोच और पार्टियों का व्यवहार भारत के लोकतंत्र में कुछ भी करवा सकता है। बहरहाल अब सवाल है कि कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड से क्या सीखा और क्या समझा। मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या अपने आप को बदलेंगे? क्या विधानसभा के जल्द चुनाव की सोचेंगे? निसंदेह कांग्रेस में उनकी स्थिति बेहतर हुई है। सारे घटनाक्रम का लाभ हरीश रावत को मिलेगा। उन्हें कमान और छूट अधिक मिलेगी। हरीश रावत विधानसभा के जल्दी चुनाव करवा सकते हैं। यूं विधानसभा के चुनाव में अभी कई महीने हैं, मगर प्रदेश पूरी तरह चुनावी मोड में रहना है। हरीश रावत सरकार जो भी काम करेगी वह चुनावी मकसद से होगा। उधर भाजपा अपनी शिकस्त को भुला नहीं पाएगी। रावत सरकार के खिलाफ उसकी राजनीति और अधिक आक्रामक बनेगी। भाजपा में प्रदेश नेताओं की भीड़ बढ़ गई है। उसे कांग्रेस के बागी नेताओं और विधायकों को संभाले रखना होगा। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस से आए नेताओं की इतनी भारी भीड़ बनी है कि आला कमान के लिए इनका प्रबंधन मुश्किल होगा। ताजा संकट से कांग्रेस में नेतृत्व का फैसला हुआ है, वहीं भाजपा के प्रदेश नेताओं में खींचतान बढ़ेगी। उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल और दोनों पार्टियों की अंदरूनी स्थिति में कई नए फैक्टर जुड़े हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तराखंड में वक्त से पहले असेंबली को तहलील करने की खबरें हैं। हालांकि सूबाई कांग्रेस के रहनुमा कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, लेकिन माहिरीन ज़राए के मुताबिक पार्टी के आला कौमी रहनुमा चाहते हैं कि असेंबली जल्द ही तहलील की जाए। बताया जा रहा है कि कानूनी माहिरीन के मशवरे की बुनियाद पर पार्टी ऐसा चाहती है। जल्द असेंबली भंग करने की एक वजह ये बताई जा रही है कि कांग्रेस के 9 बागी अराकीन असेंबली की रुकनियत का मामला अदालत में जेर बहस है। अदालत उज़्मा ने इशारा दिया है कि अगर उसका फैसला बागी अराकीन असेंबली की हिमायत में जाता है तो उत्तराखंड असेंबली में एक बार फिर से ताकत का मुजाहरा करना पड़ सकता है। कांग्रेस को पता है कि अगर 9 अराकीन असेंबली को वोटिंग का हक मिला तो वो ऐवान में एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसी नौबत आने से पहले ही सूबाई हुकूमत असेंबली को तहलील करने की सिफारिश कर सकती है, ताकि बीजेपी को हुकूमत बनाने और अपनी कारगुजार हुकूमत के मातहत इंतखाबात कराने का मौका न मिले। असेंबली जल्द तहलील कराने की दूसरी वजह हरीश रावत के तई पैदा हुई हमदर्दी को भुनाने की है। कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी हुकूमत के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो इस मामले से खत्म हुई है, और अगर अभी इंतखाबात हो जाएं तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा। उत्तराखंड में आइंदा साल जनवरी फरवरी में इंतखाबात होने हैं। अगर कांग्रेस जल्द इंतखाबात चाहती है तो अभी असेंबली को तहलील करना होगा। 1-2 महीने की भी ताखिर हुई तो इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। असेंबली भले पहले तहलील हो जाए। उत्तराखंड में बीजेपी की इमेज को जबरदस्त धक्का लगा है, लेकिन बीजेपी और यहाँ तक कि संघ से जुड़े कुछ रहनुमा व ओहदेदारान इस पर कमाल की सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले से पार्टी को फायदा हुआ है। ये समझाने के लिए उनके पास कई मिसालें हैं। सोशल मीडिया में सरगर्म बीजेपी और संघ के हामी इन मिसालों की तशहीर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के अराकीन असेंबली की तादाद 36 से कम होकर 27 पर आ गई और बैठे बैठे बीजेपी को 9 अराकीन असेंबली का फायदा हो सकता है। कांग्रेस ने बीजेपी से पहले से नाराज चल रहे भीमलाल आर्य को अपने साथ किया तो बीजेपी उनकी रुकने असेंबली रेखा आर्य को अपने साथ ले आई, यानी वहाँ हिसाब बराबर रहा है। बीजेपी के कुछ रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि पार्टी को वहाँ अपनी हुकूमत नहीं बनानी थी। हुकूमत बनाने पर पार्टी के कई रहनुमाओं के दरमियान वजीर आला के ओहदे को लेकर घमासान हो जाता, जिसका नुकसान आइंदा इंतखाबात में होता। इसलिए अच्छा हुआ कि कांग्रेस एतमाद का वोट हासिल करके वापस इख्तिदार में आ गई। उनका ये भी कहना है कि विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत के तौर पर 2 मजबूत रहनुमा बीजेपी के साथ जुड़े हैं, जिसमें ठाकुर और ब्राह्मण दोनों वोटरों के दरमियान बीजेपी की पकड़ बनेगी। इसके अलावा गढ़वाल और कुमायूं दोनों इलाकों में बीजेपी को अपनी पकड़ मजबूत बनाने की बुनियाद मिली है, जिसका फायदा असेंबली इंतखाबात में नजर आएगा।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर कांग्रेस की हालत को सुधारने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, उसमें एक कोशिश ये भी है कि वो पार्टी के सभी सीनियर रहनुमाओं, साबिक अराकीन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वज़रा को असेंबली के इंतखाबात लड़ाना चाहते हैं। गुज़िश्ता मरतबा आम इंतखाबात लड़े सभी रहनुमाओं को असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए कहा जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों साबिक मरकजी वजीर जितिन प्रसाद ने कुछ लोगों के साथ गैर रस्मी मुलाकात में कहा कि असेंबली इंतखाबात लड़ना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि वो लोकसभा के अपने इंतखाबी हलके में जीत सकने वाली सीट की तलाश कर रहे हैं। ऐसी तलाश पार्टी के कई साबिक अराकीन पार्लियामेंट और वज़रा को है। बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह भी अपनी पुरानी सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माहिरीन ज़राए के मुताबिक सलमान खुर्शीद चाहते हैं कि उनकी अहलिया लुइस खुर्शीद इंतखाब लड़ें, लेकिन प्रशांत किशोर चाहते हैं कि सलमान खुर्शीद खुद लड़ें। झांसी में राहुल गांधी के करीबी प्रदीप जैन आदित्य भी इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सूबाई सदर निर्मल खत्री को इंतखाबात से पहले हटाया जाना तय बताया जा रहा है, लेकिन हटने के बाद उनको भी असेंबली इंतखाब लड़ना होगा। बेनी प्रसाद वर्मा ने गुज़िश्ता बार अपने बेटे को लड़ाया था, लेकिन इस बार उनको भी लड़ने के लिए कहा जा सकता है। साबिक अराकीन पार्लियामेंट के अलावा जो रहनुमा गुज़िश्ता बार लोकसभा का इंतखाब लड़े थे, उन सबको इस बार असेंबली लड़ने के लिए कहा जाएगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुखालिफ और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश की अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतखाबी हलके वाराणसी से किया। हिंदुओं के सबसे पाक शहर काशी में नीतीश कुमार का खैर मकदम अर्जुन के तौर पर किया गया। उनकी पार्टी के कारकुनान ने उनके इस्तकबाल में जो होर्डिंग्स लगाए थे, उसमें नीतीश कुमार को रथ पर सवार अर्जुन की तरह दिखाया गया था और उनके सारथी शरद यादव को कृष्ण के तौर पर दिखाया गया था। बहरहाल नीतीश कुमार ने अपनी मुहिम की शुरुआत करते हुए पार्टी कारकुनान को खिताब किया। नीतीश ने एक बार फिर संघ मुक्त भारत का नारा दोहराते हुए कहा कि उनका हदफ संघ मुक्त भारत और शराब मुक्त समाज बनाने का है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की हुकूमत ने बिहार में मुकम्मल शराबबंदी नाफिज की है और वो दूसरे सूबों में इसे नाफिज करने की मुहिम चला रहे हैं। कारकुनान के इस इजलास में हिस्सा लेने के लिए हजारों की तादाद में जेडीयू हामी इकट्ठा हुए थे। बिहार के दर्जनों रहनुमाओं ने पहले से वहाँ डेरा डाला था। 2 रुकन पार्लियामेंट केसी त्यागी और आरसीपी सिंह ने इसकी तैयारियों का जिम्मा संभाला था। मशहूर कारोबारी विजय माल्या की मुसीबत बढ़ सकती है। उनके खिलाफ मालियात से जुड़े मामले की तफ्तीश कर रही ईडी ने आलमी वारंट जारी कराने की पहल की है। ईडी ने इंटरपोल से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की है। ये नोटिस आलमी वारंट की तरह है। गौरतलब है कि माल्या हिंदुस्तानी बैंकों का तकरीबन 9,000 करोड़ रुपया अदा किए बगैर मुल्क छोड़कर चले गए हैं और बर्तानिया में रह रहे हैं। ईडी की तरफ से बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान हुकूमत ने बर्तानिया से रस्मी तौर से अपील की थी कि वो माल्या को अपने मुल्क से निकाल दें, लेकिन बर्तानिया ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि माल्या उसके यहाँ कानूनी पासपोर्ट से आए थे और भले ही अब हिंदुस्तान हुकूमत ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है, लेकिन बर्तानिया के उसूल के मुताबिक अब उनको मुल्क से नहीं निकाला जा सकता है। बर्तानिया ने हिंदुस्तान से माल्या की सुपुर्दगी की कार्रवाई शुरू करने को कहा है। एवाने बाला में हाल में नामजद हुए रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी का नया निशाना रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन है। हिंदुस्तान की तिजारत और सनत में माली बहरान और रोजगार के मौके नहीं बनने के लिए रघुराम राजन को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वामी ने कहा कि शरह सूद ऊंची रखकर गरानी कम करने और इक्तसादियात को मुस्तहकम करने की राजन की कोशिश नाकाम हो चुकी है। इससे सनत और तिजारत ठप हुई है और रोजगार के इम्कानात खत्म हुए हैं। स्वामी ने कहा कि उनको लग रहा है कि रघुराम राजन इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है और उनको फौरन तमाम जिम्मेदारियों से आजाद करके वापस शिकागो भेज देना चाहिए। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के हनुमंत राव ने कहा कि स्वामी को ही गैर मुल्क जाकर पढ़ाना चाहिए ताकि एवाने बाला में रोज रोज होने वाली बदअमनी और ब्लैकमेलिंग से निजात मिले। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में खवातीन को दाखिल होने की इजाजत दिलाने के बाद भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने आज एक और रिवायत तोड़ी। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच वो अपनी खातून हामियों के साथ मुंबई के हाजी अली दरगाह में गई। इससे पहले एक बार इस दरगाह में घुसने की उनकी कोशिश नाकाम हुई थी। हालांकि वो मजार समेत उन जगहों पर नहीं जा सकी जहां हाजी अली ट्रस्ट ने उनको इजाजत नहीं दी है। बाद में तृप्ति देसाई ने कहा कि उन्होंने दरगाह में खवातीन के जाने के लिए दुआ मांगी। इससे पहले जब 28 अप्रैल को उनको दरगाह में जाने से रोका गया था, तब उन्होंने कहा था कि वो आइंदा बार बिना बताए दरगाह में जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
अदालत उज़्मा में जजों की तादाद बढ़ाकर दुगुना करने के लिए दायर की गई एक अर्जी पर अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। बीजेपी के रहनुमा और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर अर्जी पर चीफ जस्टिस और जस्टिस आर भानुमति ने वजारत कानून व इंसाफ और वजारत खजाना से जवाब मांगा है। अर्जी में कहा गया है कि कानूनी कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करके जजों की तादाद दुगनी की जाए। इसमें कानूनी इस्लाहात मिशन की काउंसिल की तजावीज को नाफिज करने के हुक्म देने का भी मुतालबा किया गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को उलटकर इतिहास कायम किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी देखरेख में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करके कार्यपालिका को शीर्षासन करवाया। इन सब घटनाओं का उत्तराखंड की जनता पर गहरा असर हुआ होगा। यूं भी उत्तराखंड के लोग राजनीतिक तौर पर काफी सजग है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। अदालत उज़्मा में अपनी हुकूमत की अक्सरियत पर मुहर लगने के बाद हरीश रावत ने बीजेपी के तई ज्यादा हमलावर न होते हुए कहा कि अब एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। रावत की बात से ये माना जा सकता है कि मौजूदा असेंबली की 5 साल की मियाद में ये तीसरा नया दौर है। पहला दौर इंतखाबात के बाद का था, जब मकबूल होने के बावजूद कांग्रेस ने हरीश रावत की बजाय विजय बहुगुणा को वजीर आला बना दिया था। दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब मजबूरी में बहुगुणा को हटाकर रावत लाए गए, और तीसरा दौर अब शुरू हुआ जब विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के कई सीनियर रहनुमा पार्टी से बाहर हो गए हैं और कांग्रेस के अंदर रावत का दबदबा कायम हो चुका है। अब कांग्रेस के अंदर रावत का मुखालिफ कोई नहीं है। इंदिरा हृदय या प्रीतम सिंह जैसे रहनुमा तभी खड़े हो सकते हैं जब उनको दिल्ली से शह मिले, और इस वक्त दिल्ली में कोई भी रहनुमा नहीं चाहेगा कि रावत के मुकाबले किसी को खड़ा किया जाए। इसलिए आइंदा साल होने वाले इंतखाबात तक हरीश रावत का दबदबा है, और इंतखाबात में भी वो अपने मुताबिक उम्मीदवार तय करेंगे और हिकमत अमली बनाएंगे। उससे पहले बचे हुए 8-9 महीने में उन्हें काफी काम करना है। उनको पता है कि सिर्फ हिकमत अमली या हमदर्दी की बुनियाद पर इंतखाबात नहीं जीते जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने मरकजी हुकूमत के तय हमआहंगी दिखाते हुए उम्मीद जाहिर की कि उन्हें मरकज से मदद मिलेगी। उनको ये भी अंदाजा है कि कांग्रेस के कई मजबूत रहनुमा पाला बदलकर बीजेपी की तरफ चले गए हैं, चाहे सतपाल महाराज हों या बहुगुणा और हरक सिंह रावत। इन तमाम हरीश रावत मुखालिफिन का कांग्रेस छोड़कर जाना एक तरह से उनके लिए अच्छी बात है, तो इंतखाबी सियासत में खतरनाक भी है। उत्तराखंड जैसे छोटे से सूबे में जात बिरादरियों का वजूद और रहनुमाओं की जाती पहचान काफी कुछ मायने रखती है। इस लिहाज से कांग्रेस से अलग हुए तमाम रहनुमाओं की अपनी पहचान और अपनी बुनियाद है, इसलिए वो आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस के लिए चैलेंज बन सकते हैं। उससे पहले बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज हो गया है। सदारती राज के निफाज और 9 अराकीन असेंबली के बागी होने के बाद भी हरीश रावत के इक्तदार में लौटने से उनका अपना कद काफी बढ़ चुका है, तो दूसरी जानिब नाकामी की वजह से बीजेपी में कलह बढ़ने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अभी से तमाम रहनुमा नाकामी का ठीक राह एक दूसरे पर फोड़ने लगे हैं। बीजेपी में पहले से भुवन चंद खंडूरी बनाम रमेश पोखरियाल निशंक बनाम भगत सिंह कोश्यारी के खेमेबाजी की बहस होती रहती थी। अब अगर कांग्रेस छोड़कर आए तमाम रहनुमा बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये खेमेबाजी और बढ़ जाएगी। इस बात की कयासाराइयां लगाई जा रही है कि विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत जैसे रहनुमा क्या करेंगे। जब तक अदालत उज़्मा से उनकी रुकनियत का फैसला नहीं होता है तब तक वो दल बदल नहीं करेंगे। ये भी मुमकिन है कि वो अलग पार्टी बनाकर इंतखाबात में उतरें और इंतखाबात के बाद मोल भाव करें। एक इम्कान ये भी है कि इंतखाबात नजदीक आने पर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। हर हालत में बीजेपी के लिए तवाजुन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए अपने पुराने और नए रहनुमाओं में तालमेल बैठाने में भी मुश्किल आएगी। इसलिए आगे उत्तराखंड में बीजेपी की राह आसान नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चले नाटक से सरकार, न्यायपालिका और हमारे राजनीतिक दलों की इज्जत पर आँच आई। कालिक सबके मुंह पर लगी, कोई साबुत नहीं बचा। पर प्रदेश की जनता और सार्वजनिक बहस में सारे घटनाक्रम का क्या असर हुआ होगा, इससे प्रदेश में कैसी राजनीतिक हवा बनी होगी, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया है। अजय जी, मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद हरीश रावत और कांग्रेस आला कमान क्या सोच रहा होगा, क्या आगे की राजनीति तय कर रहा होगा? मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी चुनाव में जाना चाहेंगे,
क्योंकि अभी 2 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक तो ये पेंडिंग है कि इसकी संवैधानिकता क्या थी, राष्ट्रपति राज लगाने की संवैधानिक ब्रेकडाउन हुआ था या नहीं हुआ था, ये अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। दूसरा, उन 9 विधायकों की सदस्यता का मामला है। फिर ये जो विश्वास मत हुआ, इस विश्वास मत में 2 और विधायक घेरे में आ चुके हैं, एक भीमलाल आर्य भाजपा का और एक रेखा आर्य कांग्रेस की। तो स्थिति बड़ी डामाडोल है, इसलिए ये चाहेंगे कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए, इस विधानसभा को भंग करके और चुनाव में जाया जाए। नहीं, लेकिन इसमें फिर खतरा क्या ये नहीं होता कि भाजपा, क्योंकि अगर अकेले उत्तराखंड का 6 महीने बाद चुनाव हो, किसी और दूसरे राज्य के साथ में नहीं हो, तय समय के अनुसार उत्तर प्रदेश या पंजाब के साथ नहीं हुए, तो भाजपा आला कमान पूरी ताकत लगा के, अपनी पूरी प्राण प्रतिष्ठा दांव पर लगा के कांग्रेस को मतलब के लिए संकट पैदा नहीं कर देगा। अगर इसको ही आधार माने तो बिहार में क्या हुआ था, वहां भी पूरी ताकत लगाई गई थी। वो ताकत जो है अभी बंगाल और असम में भी लगाई गई है, वो भी सामने। उत्तराखंड की जो बुनावट है, जैसा जातीय समीकरण है, तमाम जो बातें हैं उसमें कांग्रेस ऐसा नहीं है मतलब कि भाजपा के सामने। इसको आप दूसरी दृष्टि से देखिए, अभी हरीश रावत निर्विवाद नेता हो चुके हैं कांग्रेस के। हाँ। जो उनके विरोधी थे वो सब निकल चुके हैं, वो एक लीडरशिप के तौर पर एस्टेब्लिश हो गए और अभी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई उनको चैलेंज नहीं है किसी तरह का। दूसरी तरफ भाजपा में कोई एक नेतृत्व नहीं है, वहां 3 नेता हैं और अभी तय नहीं किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि चुनाव तक ये तय नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। मतलब वहां नेताओं की ज्यादा भीड़ अब भाजपा की मुख्य नंबर 1 समस्या हो गई है। लेकिन ये उससे बड़ी समस्या ये है अभी कि बहुगुणा क्या करेंगे, हरक सिंह रावत क्या करेंगे, क्या भाजपा उनको एक्सेप्ट करने वाली है? अगर एक्सेप्ट करने वाली है तो पिछले चुनाव और इस चुनाव में इतना अंतर आ चुका है कि 3 भाजपा के नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार पहले थे, 3 अब और हो गए हैं, जिसमें सतपाल महाराज, बहुगुणा और हरक सिंह रावत। 6 दावेदार इधर हो गए, 6 दावेदार इधर हैं। तो क्या स्थिति बनने वाली है? मान लो चलो ये 9 लोग अगर नहीं भी भाजपा में आते हैं और ये तीसरा अपना एक मोर्चा बनाकर के चुनाव लड़ते हैं, तो आम आदमी पार्टी भी वहां पर जा रही है, तो एक तरह से चौकोना चुनाव हो जाएगा। और उस चौकोने चुनाव में इस समय जो वहां की जनता है वो त्रस्त है भ्रष्टाचार से। इस भ्रष्टाचार का नुकसान जहां इनको होएगा, उतना ही नुकसान जो है ये अलग अलग गुटों के चुनाव के होने नहीं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, भ्रष्टाचार का अगर मुख्य कोर इश्यू है तो भाजपा के पास खंडूरी जो वो उनकी इमेज, और मेरे ख्याल से भाजपा में एक नेता तो ऐसा है जिसके आधार पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। जी, अगर भाजपा ये तय कर ले कि खंडूरी के नेतृत्व में जाना है, तो निश्चित रूप से हरीश उससे बहुत ही पीछे पड़ेंगे, पीछे चले जाएंगे और भाजपा फिर बहुत आगे। नहीं, लेकिन आपके अनुसार ये पूरे शक्ति परीक्षण और जो राजनीतिक बवाल हुआ उसमें जनता के बीच में करप्शन नंबर 1 मुद्दा होगा, या ये राजनीतिक अस्थिरता और जो चालबाजी की जो राजनीति हुई वो ज्यादा नंबर 1 इश्यू होगा इस समय? मुझे लगता है कि कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि मुद्दा बने, भाजपा ने जो कुछ किया उसको बनाया जाए मुद्दा, और भाजपा ये कोशिश करेगी कि करप्शन को मुद्दा बनाया जाए। लेकिन इस समय जो हम पूरे इस जो सोशल मीडिया पे देखते हैं और वहां के लोगों को जो रिएक्शन देख रहे हैं, उसमें इस समय भ्रष्टाचार मुद्दा बनके उभर के सामने आ गया है। नहीं, अगर वो स्थिति है तो फिर कांग्रेस के लिए जवाब देना मतलब ज्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत भाजपा के मुकाबले। लेकिन पहले मैंने कहा कि भाजपा का नेतृत्व बटा हुआ है बहुत ज्यादा, और चुनाव चुनाव में कांग्रेस आगे चली जाएगी। लेकिन अगर भाजपा ने अपना सही नेतृत्व चुन लिया और एक सामने ध्येय रख दिया कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, जैसे पिछली बार किया था। पिछली बार जब मुख्यमंत्री का सामने भुवन चंद्र खंडूरी को रखा गया था, तो जो 3 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि भाजपा 10-12 पे जाकर के टिकेगी, वो भाजपा जाकर के 30 पे गई। 30 और 31 इतना तो अंतर था, या 31 और 32 इतना ही तो अंतर था। तो वो वहां तक खंडूरी ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज भी खंडूरी ऐसे नहीं, लेकिन उनकी उम्र का फैक्टर और वो नहीं हो कि भाई वो अब लीडरशिप दे नहीं सकते, समर्थन के बावजूद ये जो सारा जितना क्राइसिस इस समय आया था, इस क्राइसिस के अंदर वो बिल्कुल अलग रहे, वो किसी विवाद में नहीं आए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सैटरडे संडे हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वर्सेस मुख्यमंत्री हो या इंदिरा हृदयेश और ये तमाम जो पुराने चेहरे हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं तो अभी भी है। देखिए, वहां कांग्रेस में फूट या जर्जरता ज्यादा गंभीर कई बार लगती है। उत्तराखंड की राजनीति बहुत कुटिल राजनीति है। इस समय हरीश रावत के सामने कांग्रेस में कोई उनको चुनौती दे सकता है तो खैर अब नहीं है, एकमात्र इंदिरा हृदयेश है। तो अभी तो लोगों का यही कहना शुरू हो गया है कि जो एकमात्र विकल्प हरीश रावत के सामने बचा हुआ है, वो इस बार चुनाव में हार जाएगा।
नहीं, लेकिन जो किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष, उसने भी इतने लंबे समय से, मतलब कांग्रेस में ऐसा नहीं, और भी नेता तो है। नहीं, किशोर उपाध्याय उस लेवल का नेता नहीं, लेकिन कास्ट के हिसाब से उत्तराखंड के अंदर ब्राह्मण और राजपूत की दोनों जो धुरियां हैं, उसमें तो कांग्रेस के पास और बीजेपी से अगर तुलना करें तो कांग्रेस के पास भी नेता तो है। अब आपने राजपूत ब्राह्मण की इशू को उठा लिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरी तरफ लेके जाता हूं। ये पूरा सारा जो संकट खड़ा हुआ कांग्रेस के अंदर, ये गढ़वाल और कुमायूं का है और ब्राह्मण और ठाकुर का है। और इस समय गढ़वाल सारा का सारा जो है वो हरीश रावत के खिलाफ हुआ पड़ा है, क्योंकि नेतृत्व जो है वहां पर कुमायूं में मिला है। कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री बने, दोनों कुमायूं से हुए। एक बार ये बहुगुणा थोड़ी देर के लिए बने थे और उनके खिलाफ कुमायूं वाले ने वो बगावत किया। तो अभी आप देखें अगर, तो जो सीटें हैं कुमायूं की वो बहुत कम है और गढ़वाल की करीब 1.5 गुना सीटें हैं। तो गढ़वाल इस वक्त इस चुनाव में डोमिनेट करेगा और वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। अगर भाजपा का नेतृत्व सही हुआ तो भाजपा का जीत आसान है। इसलिए ये चुनाव का फैसला कुल मिला के इतना जल्दी और इतना आसान भी नहीं लगता। उसकी भी टेक्निकल वजह है ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा संकट हो जाएगा कांग्रेस के लिए। और इस समय थोड़ी सी सहानुभूति की जो लहर बनी हुई है, उसमें चढ़ करके सवार होकर के चुनाव जीता जाए, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। जी अजय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।